अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी एक्शन न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पार्लियामेंट डायरी में आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा में रविवार को विपक्ष ने जिस तरीके का अमर्यादित आचरण किया था उस पर गौर करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस सत्र की शेष अवधि के लिए 8 सदस्यों को निलंबित कर दिया। निलंबित होते ही सदस्य नाराज हो गए, संसद परिसर में ही धरना प्रदर्शन करने पर बैठ गए। इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जो प्रदर्शन है, धरना है, चल रहा है। घर से इन सदस्यों ने अपने तकिए और चद्दर वगैरह मंगा लिए हैं, भजन गा रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। धरना स्थल की खास तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं राज्यसभा में जब आज कार्रवाई शुरू हुई तब क्या हुआ। इसके अलावा भी आज के इस बुलेटिन में हम खास तौर पर लेके आए हैं कि किस तरीके से सरकार ने कृषि जो संबंधी विधेयक पारित हुए हैं उनके खिलाफ जिस तरह से किसानों को बरगलाया जा रहा है, इस सारे मुद्दे की हवा निकालने के लिए गेहूं समेत अन्य फसलों का जो एमएसपी है वो बढ़ा दिया है। इसके अलावा एफसीआरए कानून में जो संशोधन था उसको मंजूरी मिल गई है। क्या अब नए प्रावधान हो गए हैं और किन किन कानूनों को मंजूरी मिली है, कौन कौन से नए विधेयक रखे गए हैं और आज सांसदों ने दोनों सदनों में क्या क्या कहा, एक खास बात आपको दिखाएंगे बीएसपी के सांसद की, जिन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के काम को सराहा है और सराहते सराहते यहां तक कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री जो कि वित्त मंत्री भी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, निर्मला सीतारमण उन्हीं की तरह शानदार काम कर रही हैं। ये भी आपको दिखाएंगे इसकी आज की रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा में आज जब कार्यवाही शुरू हुई तो क्या हुआ, उसके बाद दिखाएंगे जरा धरना प्रदर्शन की खास तस्वीरें और फिर आगे के सफर पे आपको लिए चलेंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को सोमवार को खारिज कर दिया और कहा कि यह उचित प्रारूप में नहीं था। वहीं रविवार को सदन में अमर्यादित आचरण को लेकर तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सहित विपक्ष के 8 सदस्यों को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित सदस्यों ने सदन से बाहर जाने से इनकार कर दिया। वे और कुछ अन्य सदस्य इस दौरान सदन में विरोध जताते रहे। हंगामे की वजह से सदन में कामकाज बार बार बाधित हुआ। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कल के हंगामे में असंसदीय आचरण को लेकर विपक्ष के 8 सदस्यों को मौजूदा सत्र के शेष समय के लिए निलंबित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया। इसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। निलंबित किए गए सदस्यों में कांग्रेस के राजीव सातव, सैयद नजीर हुसैन और रिपुन बोरा, तृणमूल के डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, माकपा के के रागेश और इलामारम करीम व आम आदमी पार्टी के संजय सिंह शामिल हैं। इससे पहले सभापति नायडू ने उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव नोटिस का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें प्रतिपक्ष और 46 सदस्यों का एक पत्र मिला है जिसमें आरोप लगाया गया है कि रविवार को कृषि संबंधी 2 विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान स्थापित संसदीय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। सभापति ने कहा कि प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में भी नहीं है और इसके लिए जरूरी 14 दिनों के नोटिस का भी पालन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सत्र 1 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए 14 दिनों की जरूरी समय सीमा का पालन नहीं हो पा रहा है। नायडू ने कहा कि उन्होंने रविवार की पूरी कार्यवाही पर गौर किया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से बार बार अपनी सीट पर जाने, चर्चा में भाग लेने और अपने संशोधन प्रस्ताव पेश करने को कहा था। शून्यकाल समाप्त होने के बाद नायडू ने कहा कि एक दिन पहले उच्च सदन में कुछ विपक्षी सदस्यों ने जो आचरण किया वह दुखद, अस्वीकार्य और निंदनीय है तथा सदस्यों को इस संबंध में आत्मचिंतन करना चाहिए। नायडू ने हंगामा करने वाले सदस्यों के व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि हरिवंश ने बाद में उन्हें सूचित किया कि उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया। नायडू ने रविवार को हुए हंगामे का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ सदस्यों ने कोविड-19 संबंधी सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि उपसभापति के साथ बदसलूकी की गई, माइक उखाड़े गए और नियमों की पुस्तिका फेंकी गई, उनके साथ अमर्यादित आचरण किया गया। नायडू ने इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन के नाम का उल्लेख करते हुए उन्हें सदन से बाहर जाने को कहा। हालांकि ब्रायन सदन में ही रहे। नायडू ने कहा कि रविवार की घटना संसद, खासकर राज्यसभा की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करने वाली थी, जिसमें सदस्य मेज पर खड़े हो गए और सदन में नृत्य तक किया। सभापति ने कहा कि रविवार को हंगामे के दौरान सदस्यों का व्यवहार आपत्तिजनक और असंसदीय था। उन्होंने कहा कि रविवार का दिन राज्यसभा के लिए बहुत ही खराब दिन था।
तो बिहार में ज्यादातर 10 कट्ठा 20 कट्ठा दोनों नहीं, वहाँ क्या हालत है आप देख लीजिए। 1800 है मक्का का MSP पर क्विंटल, 1000 1100 में किसान बेच रहा है। कुछ नहीं, मतलब ये अप्रूव्ड और गेहूं दान आप लोग नहीं, वही है गेहूं दान का भी वही वाला जो मक्का का मंडी में आप लोग बिहार में मंडी बेचने जाते हैं कहाँ पे? FCI का रहता है प्रोक्योरमेंट का, ठीक है। अब लेकिन चक्कर के FCI को भी आपने कमजोर कर दिया, इधर APMC खत्म कर दिया। जो निकले बिन सोचे परिणाम शायर का नहीं हीरों की ये बात भाई, शायर का नहीं काम भैया, शायर का नहीं काम, हीरों की ये बात भाई, शायर का नहीं काम भैया, शायर का नहीं काम। पर बांध कफन जो निकले, हर सर पर बांध कफन जो निकले बिन सोचे परिणाम रे, शायर का नहीं काम, हीरों की ये बात भाई, शायर का नहीं काम, शायर का नहीं काम। दिल का घोड़ा बस कर दौड़ा, मार चला मैदान हो, मार चला मैदान। दिल का घोड़ा बस कर दौड़ा, मार चला मैदान हो, मार चला मैदान। चलता मुसाफिर ही पाएगा, चलता मुसाफिर ही पाएगा मंजिल और मुकाम रे, शायर का नहीं काम, हीरों की ये बात भाई, शायर का नहीं काम भैया, शायर का नहीं काम। सर पर बांध कफन जो निकले, सर पर बांध कफन जो निकले बिन सोचे परिणाम रे, शायर का नहीं काम भैया, हीरों की ये बात भाई, शायर का नहीं काम भैया, शायर का नहीं काम, शायर का नहीं काम भैया, शायर का नहीं काम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में मार्च के दौरान तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हुए लोगों के एकत्रित होने के कारण वायरस संक्रमण कई व्यक्तियों तक फैल गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के 233 सदस्यों को गिरफ्तार किया तथा 29 मार्च से संगठन के मुख्यालय से 2361 लोगों को निकाला गया है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, हालांकि जमात प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद के बारे में जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के प्रकोप के संबंध में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा निर्देशों और आदेशों के बावजूद एक बंद परिसर के अंदर बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें मास्क पहनने तथा संक्रमण मुक्त करने के नियमों का पालन नहीं हुआ तथा सामाजिक दूरी रखने के प्रावधानों को नजरअंदाज किया गया। मंत्री ने कहा कि इससे कई व्यक्तियों में कोरोना वायरस संक्रमण फैल गया। उधर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत संचालित उड़ानों में अगर मुफ्त टिकट की पेशकश की जाती तो एयर इंडिया सहित भारतीय एयरलाइनों की वित्तीय हालत और अधिक प्रभावित होती। कोरोना वायरस महामारी की वजह से एयरलाइनों की वित्तीय हालत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में हरदीप सिंह पुरी ने बताया, कोविड-19 महामारी का पूरे वैश्विक नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर रोक के मद्देनजर एयर इंडिया और अन्य भारतीय एयरलाइनें भी घोर वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। पुरी ने कहा, वंदे भारत मिशन के तहत संचालित उड़ानों में अगर मुफ्त टिकट की पेशकश की जाती तो एयर इंडिया सहित भारतीय एयरलाइनों की वित्तीय हालत और अधिक प्रभावित होती। केंद्र सरकार ने 6 मई से वंदे भारत मिशन शुरू किया था। यह मिशन भुगतान के आधार पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। कोविड-19 महामारी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भारत में 23 मार्च से रोक लगा दी गई थी। पुरी ने बताया कि 6 मई से 31 अगस्त से कुल 5817 उड़ानें वंदे भारत मिशन के तहत संचालित की गई और विभिन्न देशों से भारतीयों को लाया गया।
उधर सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1975 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। कृषि मंत्री ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पाद बाजार समिति की व्यवस्था बनी रहेगी, सरकारी खरीद होती रहेगी और इसके साथ किसान जहां चाहें अपना उत्पाद बेच सकेंगे। कृषि मंत्री की यह घोषणा ऐसे समय में सामने आई है जब रविवार को संसद में पारित कृषि संबंधी 2 विधेयकों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा तथा देश के कुछ अन्य स्थानों पर किसान समूह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर संसद ने रविवार को कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। तोमर ने कहा कि CCEA ने 6 रबी फसलों के MSP में वृद्धि करने को मंजूरी प्रदान की है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1975 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कांग्रेस के कुछ सदस्य इस पर कृषि मंत्री से स्पष्टीकरण चाह रहे थे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी अनुमति नहीं दी। उधर संसद ने सोमवार को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC के तहत कर्ज भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों तथा व्यक्तिगत गारंटी देने वालों के खिलाफ साथ दिवाला कार्रवाई चल सकती है। राज्यसभा ने इस विधेयक को कुछ दिन पहले मंजूरी दी थी। सोमवार को लोकसभा ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी। सरकार IBC में संशोधन के लिए जून में अध्यादेश लेकर आई थी। इसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से 25 मार्च से 6 महीने तक कोई नई दिवाला कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। लोकसभा ने सोमवार को विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को भी मंजूरी दे दी, जिसमें NGO के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों का आधार नंबर जरूरी होने और लोक सेवक के विदेशों से रकम हासिल करने पर पाबंदी का प्रावधान किया गया है। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार इस संशोधन विधेयक के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों का गला घोटना चाहती है। उनका आरोप है कि इसके माध्यम से सरकार का इरादा परमार्थ के कार्य पर लाइसेंस राज, नौकरशाही का नियंत्रण लाने का है और यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। विपक्षी सदस्यों ने बड़ी संख्या में NGO के लाइसेंस निरस्त किए जाने का मुद्दा भी उठाया। निचले सदन में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, यह विधेयक किसी NGO के खिलाफ नहीं है। यह संशोधन किसी धर्म पर प्रहार नहीं करता है। यह विदेशी अंशदान को नहीं रोकता है। उन्होंने कहा कि यह किसी भी प्रकार से किसी को डराने, धमकाने या दबाने के लिए नहीं है, बल्कि भारत की जनता और लोकतंत्र को दबाने के लिए, पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। उन्होंने कहा कि विदेशी अभिदाय विनियमन कानून यानी FCRA एक राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा कानून है और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि विदेशी धन भारत के सार्वजनिक, राजनीतिक और सामाजिक विमर्श पर हावी नहीं हो। नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को मजबूत और सुरक्षित रखना चाहते हैं। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अतीत में कई भूलों के कारण देश को नुकसान हुआ है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा के सत्यपाल सिंह ने कहा कि FCRA कानून आपातकाल की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आज इसमें जो संशोधन लेकर आई है उसका उद्देश्य देश की सुरक्षा से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि देश में अनेक NGO अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ गैर सरकारी संगठन ऐसे भी हैं जो विदेश से प्राप्त धन का इस्तेमाल उद्देश्य से परे करते हैं। सत्यपाल सिंह ने दावा किया कि 2011 से 2019 तक 19,000 संस्थाओं ने जिस उद्देश्य से पैसा लिया उससे अलग जाकर उसका उपयोग किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई NGO विदेशी पैसे से देश के खिलाफ काम करते हैं, धर्मांतरण आदि में लिप्त रहते हैं। ऐसे में उन पर कार्रवाई जरूरी है। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब पहले ही 2011 से 2019 तक 19,000 लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं तो इस विधेयक की क्या जरूरत थी। उधर लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य मनीष तिवारी ने सोमवार को कहा कि संसद में पारित हुए कृषि संबंधी 2 विधेयकों के कारण देश के किसानों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं, जिन्हें सरकार को दूर करना चाहिए। निचले सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए तिवारी ने कहा कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में धान की खरीद शुरू हो जाती है और किसानों के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन संसद में पारित हुए कृषि संबंधी 2 विधेयकों और लोकसभा में पारित आवश्यक वस्तु से संबंधित विधेयक के कारण किसानों में MSP पर खरीद को लेकर आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। उन्होंने कहा कि किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आशंका है कि इन विधेयकों के पारित होने के बाद क्या सरकारी एजेंसियां पहले की तरह खरीद करती रहेंगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान परेशान हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाए कि सरकारी एजेंसियां खासकर FCI किसानों से उनके उत्पादों को पहले की तरह से खरीदती रहेंगी। यह भी आश्वासन दिया जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। उधर लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य ने कांग्रेस पर केवल विरोध के लिए सरकार के सभी विधेयकों का विरोध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अच्छा काम कर रही हैं। जरूरत सभी मंत्रालयों के बीच समन्वय की है। बसपा के मलूक नागर ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा, समझ नहीं आता कि कांग्रेस के लोग अच्छे विधेयक का भी क्यों विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह अच्छा काम कर रही हैं, जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। नागर ने कहा कि समस्या मंत्रालयों के बीच समन्वय की है। एक मंत्रालय के काम में दूसरे मंत्रालय के नियम आड़े आ जाते हैं। उन्होंने कहा, कोविड-19 महामारी के समय देश को बचाने के लिए और रोजगार को बचाने के लिए सोचना पड़ेगा। नागर ने मांग की कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी NCLT में जिस तरह कारोबारियों को सुविधाएं मिली हैं, ऐसी सुविधा किसानों को भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कमजोर होती अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री की सोच के अनुरूप $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य को पाने के लिए सभी सांसदों को मिलकर काम करना होगा। तो ये थी दोनों सदनों से आज की खास रिपोर्ट। अगली कड़ी में आपके साथ फिर जुड़ेंगे और बताएंगे कि दोनों सदनों में ऐसा क्या हुआ जो आपके लिए जानना है जरूरी।